स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के निर्माण की पूरी प्रक्रिया या कार्यवाही को आसानी से समझें। जैसा यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो कंपनी का निर्माण कैसे होता है, क्या प्रक्रियाएं, किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कंपनी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। अर्थ में पिछली वीडियोज में आपने देख लिया, समझ लिया है। एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी का निर्माण स्वतः एवं आकस्मिक नहीं होता है। इसका निर्माण स्वयं नहीं होता है। वस्तुतः एक कंपनी के निर्माण के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है। कंपनी निर्माण की निम्न 4 अवस्थाएं यानी 4 चरणों से गुजरना होगा, तब जाकर कंपनी का निर्माण होता है। जिसका पहला चरण जो होता है वो है प्रवर्तन, दूसरा चरण है समामेलन, तीसरा चरण है पूंजी प्राप्ति और चौथा चरण है व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था या चरण। तो ये 4 चरण हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे प्रवर्तन की। आखिर प्रवर्तन क्या होता है? तो प्रवर्तन के बारे में हम देखें यहाँ पर, जैसा दे रखा है कंपनी का प्रवर्तन, जिसका अर्थ और परिभाषा की यहाँ पर बात है। कंपनी निर्माण में प्रवर्तन पहली सीढ़ी है, यानी यही पहला चरण है। प्रवर्तन के अंतर्गत कंपनी के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। प्रवर्तन का अर्थ प्रारंभ करने से है। तो कंपनी के प्रवर्तन से आशय उन सभी क्रियाओं से है जो किसी व्यवसाय को शुरू करने की कल्पना से लेकर कंपनी को अस्तित्व प्रदान करने तक करनी पड़ती हैं। किसी कंपनी के निर्माण से पूर्व कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने की कल्पना करते हैं। फिर वे व्यावसायिक अवसरों की खोज करने हेतु गहन अध्ययन तथा जांच पड़ताल करते हैं। तत्पश्चात वे व्यवसाय को आरंभ करने की योजना बनाते हैं और इन प्रश्नों पर विचार करते हैं कि व्यवसाय का क्षेत्र तथा स्थान क्या होगा, पूंजी किस प्रकार प्राप्त होगी, भूमि या इमारत की व्यवस्था कैसे की जाएगी, व्यवसाय के लिए सामग्री, मशीनें, श्रम आदि कहाँ से प्राप्त होंगे, इसकी कंपनी यानी इसकी स्थापना क्या, किस कंपनी की स्थापना के लिए क्या क्या वैधानिक कार्रवाई करनी होंगी। संक्षेप में जैसे लिखा, प्रवर्तन संबंधी क्रियाओं के फलस्वरूप ही कोई कंपनी अस्तित्व में आती है। तो सबसे पहली सीढ़ी जो है प्रवर्तन, या प्रवर्तन की तो बात आ गई है कि प्रवर्तन क्या है, लेकिन प्रवर्तन में ही यहाँ पर एक बात आती है, प्रवर्तक। प्रवर्तन तो समझ लिया कि कार्यवाही क्या होंगी, कैसे कैसे गुजरना होगा, क्या कार्य होंगे, इन सारी बातों पर विचार किया गया। तो ये सारा कुछ था क्या, प्रवर्तन। अब प्रवर्तक की अगर बात करते हैं तो प्रवर्तक जो है, कोई एक ही व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसके मन में ये विचार आया होगा कि हम एक कंपनी का निर्माण कर लें जिससे हमें आय के स्रोत हमारे बन जाएंगे। तो ऐसा पहला व्यक्ति जिसके मन में ये बात आती है, उस व्यक्ति को कंपनी का प्रवर्तक कहा जाता है। यही व्यक्ति होता है प्रवर्तक, जो अपने जैसे अन्य सदस्यों की तलाश करता है। ऐसे लोगों को देखता है कि वो मेरी तरह कंपनी के निर्माण के इच्छुक हों, उनको अपने साथ सम्मिलित करता है। ये होता है प्रवर्तक। अब कंपनी का प्रवर्तन के बाद दूसरा चरण जो होता है, वो दूसरा चरण है कंपनी का समामेलन यानी पंजीकरण। इसको आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कंपनी का समामेलन या पंजीयन यानी इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी।
तो कंपनी के समामेलन जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका अर्थ को हम पहले देखेंगे। परिवर्तन के बाद कंपनी निर्माण की दूसरी अवस्था या दूसरा चरण जो है वो है कंपनी का समामेलन। तो कंपनी के समामेलन से तात्पर्य उन सभी वैधानिक कार्रवाइयों की पूर्ति से है जिनसे कोई कंपनी वैधानिक अस्तित्व प्राप्त करके व्यवसाय करने के योग्य हो जाती है। समामेलन के बिना कोई भी कंपनी वैधानिक स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकती। अतः समामेलन किसी कंपनी के निर्माण की अनिवार्य सीढ़ी होती है। इसलिए कहा जाता है कि परिवर्तन कंपनी को गर्भ का रूप देता है, जबकि समामेलन उसे गर्भ से निकालकर एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। ये बात यहाँ दी गई है समामेलन, लेकिन मैं अलग से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आखिर समामेलन क्या है। हर प्रदेश में कंपनियों के रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, वहीं सारे फिर लेख फाइलें जमा करनी होती हैं। उसके यहाँ एक रजिस्टर होता है कार्यालय में, जैसे उत्तर प्रदेश का जो कार्यालय है वो कानपुर में स्थित है। तो उसके रजिस्टर में जिन जिन कंपनियों का नाम लिखा हुआ है उन कंपनियों को समामेलित कंपनियां कहा जाता है, यानी वो कंपनी अधिनियम के अनुसार इसमें सम्मिलित हैं। और इस बात का रजिस्ट्रार के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है कंपनी को, जो इस बात का प्रमाण होता है कि कंपनी जो है वो एक समामेलित कंपनी है, पंजीकृत कंपनी है। लेकिन कंपनी का समामेलन करने के लिए भी हमें 4 प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, जिसमें पहली हमारे पास में है प्रारंभिक क्रियाएं। पहली प्रारंभिक क्रियाएं। दूसरा, पंजीयक के प्रलेखों प्रलेखों सहित प्रार्थना पत्र भेजना। अब ये पंजीयक कौन है? पंजीकरण करने वाला अधिकारी, और वो होता है राज्य का रजिस्ट्रार, जो मैंने अभी बताया। तीसरा है निर्धारित शुल्क को जमा करना, जो भी निर्धारित शुल्क होगा वो शुल्क को जमा करना। फिर है नंबर 4 पर समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, जो मैंने अभी बताया था, ये वही है समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। तो इस तरह से ये हैं, और अभी हम केवल 2 पॉइंट पर पहुंचे हैं। तो तब तक के लिए आप इतने को अपने पास नोट करके रखें। इससे आगे जो समामेलन की कार्य विधि जो है ये बता दिया। जैसे प्रारंभिक क्रियाएं, तो पहले प्रारंभिक क्रियाएं जो होंगी इसकी, उसको देखना होगा। यहाँ पर ये हमारे पास प्रारंभिक क्रियाएं हैं, इनको अपने पास आप नोट कर सकते हैं। प्रारंभिक क्रिया में पहली जो क्रिया है, जो पहला क्रियाकलाप है, वह कार्यालय हेतु राज्य का चुनाव। सबसे पहले प्रवर्तक द्वारा यह निश्चित किया जाना चाहिए। प्रवर्तक देखें, यहाँ पर शब्द आ गया प्रवर्तक, और कहीं भी प्रवर्तक नहीं दिया था, इसका अर्थ मैंने अभी बताया था, वही चीज है प्रवर्तक। तो सबसे पहले प्रवर्तक द्वारा यह निश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित कंपनी का मुख्य कार्यालय किस राज्य में होगा। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कंपनी का पंजीकरण उस राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ होता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाना है। वैसे पंजीकृत कार्यालय की सूचना पंजीकरण के बाद 30 दिन के अंदर भी दी जा सकती है। दूसरी इसकी प्रक्रिया है कंपनी का नाम निश्चित करना। तो कंपनी अपना कोई भी नाम रख सकती है, लेकिन वो पुरानी कंपनी से मिलता जुलता कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। और कुछ नामों पर पाबंदी है, जो बिना केंद्र सरकार या न्यायालय की अनुमति लिए वो नाम नहीं रखे जा सकते। देखें, लिखा है कि यद्यपि कंपनी के नाम का चुनाव स्वेच्छा से किया जा सकता है, लेकिन यह भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए रजिस्ट्रार के कार्यालय से इस बात की स्वीकृति ले लेनी चाहिए कि क्या प्रस्तावित नाम की स्वीकृति मिल सकती है या नहीं। कंपनी का नाम पहले से ही स्थापित किसी अन्य कंपनी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, और ना ही केंद्र सरकार की दृष्टि से अनुचित होना चाहिए।
केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, जैसे कुछ नामों के लिए, जैसे सरकारी है, चार्टर्ड है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, राजकीय है, शाही है, क्राउन है। ऐसे नामों के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी और अनुमति नहीं मिल पाएगी इनके लिए। तीसरी प्रक्रिया है लाइसेंस प्राप्त करना। यदि कंपनी किसी ऐसे औद्योगिक कार्य के लिए स्थापित की जा रही है जिसके लिए उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत अनुज्ञा पत्र लेना अनिवार्य है, तो इसकी प्राप्ति के लिए निर्धारित फॉर्म पर आवेदन करना चाहिए। प्रार्थना पत्र भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के सचिव के पास भेजा जाता है, जो संतुष्ट होने पर लाइसेंस जारी करता है। नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत अधिकांश उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। नंबर 4 है पूंजी संबंधी स्वीकृति प्राप्त करना। यदि पूंजी निर्गमन नियंत्रण से पूंजी संबंधी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, तो ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। ऐसी स्वीकृति के अभाव में फिर विवरण निर्गमित नहीं किया जा सकता। नंबर 5 है आवश्यक नियुक्तियां करना। तो प्रवर्तक को बैंकर्स, कानूनी सलाहकार, कोषाध्यक्ष, अभिगोपक, दलाल, अंकेक्षक आदि की नियुक्ति करनी होती है तथा पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को निश्चित करना होता है। ये पार्षद सीमा नियम है, मेमोरेंडम, तो इसके लिए आगे पूरी एक प्रलेख आएगा, इसके लिए पूरी इसके बारे में बताएंगे। नंबर 6 पर आवश्यक प्रलेख तैयार करना। तो आवश्यक प्रलेख कौन से हैं, कौन कौन सी फाइलें हमें तैयार करनी होंगी जो हम रजिस्ट्रार के यहाँ भेजेंगे। नंबर 1 पर पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, फिर विवरण, प्रारंभिक अनुबंध यदि चालू व्यवसाय क्रय किया है तब, अभिगोपन संबंधी अनुबंध, प्रबंधक मंत्री अथवा कोषाध्यक्ष के साथ अनुबंध, संचालकों की लिखित सहमति, रजिस्टर्ड कार्यालय की स्थिति की सूचना, वैधानिक घोषणा। ये प्रलेख राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो अभी आपने देखा यहाँ पर पहली जो प्रक्रिया थी प्रारंभिक क्रियाएं थी, इसके बाद दूसरी जो क्रिया है वो है हमारे पास पंजीयक के पास प्रलेखों सहित प्रार्थना पत्र भेजना। तो जब प्रार्थना पत्र भेजा जाएगा तभी कार्य आयु को बढ़ेगा। इसके लिए पार्षद सीमा नियम एक प्रलेख होता है, ये बना करके तैयार करना होगा। दूसरा पार्षद अंतरण नियम है, ये बना करके तैयार करना होगा। तीसरा कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय की स्थान की सूचना ये देनी है और समामेलन के बाद 30 दिन के अंदर भी इसको दिया जा सकता है। नंबर 4 है संचालकों की सूची। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आप इनके बारे में यहाँ पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि पार्षद सीमा और पार्षद अंतर नियम के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक आगे बताने वाला हूँ मैं। नंबर 4 हो गया संचालकों की सूची। नंबर 5 है संचालकों की लिखित सहमति। तो संचालक इस पर लिखित सहमति देते हैं जो कि 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के यहाँ पर भेजनी होती है। और क्या लिखित स्वीकृति भेजते हैं, देखो उन व्यक्तियों की लिखित सहमति भी फाइल करनी चाहिए जिन्होंने कंपनी का संचालक बनना स्वीकार कर लिया है। प्रत्येक संचालक को अपनी नियुक्ति के 30 दिन के अंदर अपनी लिखित सहमति रजिस्ट्रार के पास भेज देनी चाहिए। एक निजी कंपनी के संचालक के लिए ऐसी सहमति भेजने की आवश्यकता नहीं होती। योग्यता अंशों संबंधी वचन, यानी कितने कितने वे लोग अंशों को लेंगे, कितनी उनकी संख्या होगी। तो संचालकों की लिखित सहमति के साथ ही निर्धारित फॉर्म पर अन्य प्रपत्र होगा, यह वचन भी भेजना पड़ता है जिसमें संचालकों की ओर से योग्यता अंशों को लेने तथा उनका भुगतान करने का वचन होता है। एक निजी कंपनी के मामले में ऐसा वचन देने की आवश्यकता नहीं होती, ये सार्वजनिक कंपनी में होती है। नंबर 7 है प्रबंध या व्यवस्थापकों के साथ प्रारंभिक अनुबंध। तो जो प्रबंधक हैं, व्यवस्थापक, उनके साथ में जो अनुबंध हुआ होता है उसकी एक प्रति राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ पर भेजनी अनिवार्य होती है और ये भी निजी कंपनी को आवश्यकता नहीं है। नंबर 8 है वैधानिक घोषणा।
तो कंपनी के समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के पास एक वैधानिक घोषणा भेजनी पड़ती है कि समामेलन या रजिस्ट्री संबंधी सभी वैधानिक औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। वैधानिक घोषणा निम्न में से एक व्यक्ति द्वारा कोई भी कर सकता है। कौन कर सकता है इसको? प्रति हस्ताक्षरित, यहाँ हस्ताक्षरित की बात है, यानी प्रमाणित उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का एडवोकेट, भारत में कंपनी के निर्माण से संबंधी कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको लेखापाल भी कहा जाता है, लेखपाल, लेखापालक कुछ भी बोलते हैं, अटॉर्नी या एडवोकेट जिसे उच्च न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। नंबर 4, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के पार्षद अंतर नियमों में संचालक, सचिव या प्रबंधक के रूप में दिया गया हो, ये लोग उसको प्रति हस्ताक्षरित कर सकते हैं। नंबर 3, अब नंबर 3 पर यहाँ पर आते हैं निर्धारित शुल्क का भुगतान। तो सारे प्रपत्र कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ पर निर्धारित प्रारूपों पर सब तैयार करके जमा कर दिए जाते हैं। फिर शुल्क की बात आती है, तो प्रलेखों को प्रस्तुत करने का शुल्क अलग होगा, पंजीकरण का शुल्क अलग होगा, निर्धारित जो भी निर्धारित होगा वो दिया जाएगा। यह शुल्क कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होता है। शुल्क की धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक में भारत के सरकारी खाते में जमा किया जाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम की 10वीं सूची में इस शुल्क की दरें दी गई हैं। कंपनी की जो धनराशि जितने से उसका जो उसकी पूंजी होती है, उस पूंजी के अनुसार शुल्क होते हैं सबके अलग अलग। फिर नंबर 4 पर बात आती है समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। इसके बारे में मैंने बताया था अभी पीछे, एक बार फिर देख लें। आवश्यक प्रलेखों तथा निर्धारित शुल्क प्राप्त कर लेने के बाद यदि रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि समामेलन संबंधी आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियां पूरी कर ली गई हैं तथा निर्धारित शुल्क का भी भुगतान कर दिया गया है, तो फिर वह अपने हस्ताक्षर सहित तथा कार्यालय की मोहर लगाकर एक प्रमाण पत्र देता है, जिसे समामेलन का प्रमाण पत्र कहते हैं। इसमें यह लिखा जाता है कि प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथि से कंपनी का समामेलन हो गया है और यह सीमित दायित्व वाली कंपनी है। यही प्रमाण पत्र कंपनी के पास एक इस बात का प्रूफ होता है, प्रमाण होता है कि कंपनी असली है। ये हो गए। इसके बाद अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है पूंजी प्राप्ति की अवस्था। ये तीसरा चरण है पूंजी प्राप्ति का। अब पूंजी प्राप्ति का तीसरा चरण, तो एक निजी कंपनी या बिना अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद तुरंत अपना व्यवसाय आरंभ कर सकती हैं, किंतु अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी उस समय तक व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती जब तक उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए कंपनी को धारा 149 का पालन करके न्यूनतम अभिधान पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। जनता से पूंजी प्राप्त करने के संबंध में एक सार्वजनिक कंपनी को 2 मुख्य कार्य करने पड़ते हैं। जो यहाँ पर बात आ रही है न्यूनतम अभिधान पूंजी, ये एकत्र करनी है। तो ये एकत्र कैसे होती है? अंशों के विक्रय किया जाएगा, जब अंशों को बेचा जाएगा तब ये धनराशि प्राप्त होती है। अभी धनराशि प्राप्त करने के लिए पहला कार्य करना होगा फिर विवरण अथवा स्थापन विवरण जारी करना। जब अंशों को बेचती है कंपनी तो ये किसी भी न्यूज़पेपर में निकलवाती है, प्रकाशन कराती है, या कोई बुकलेट छपवाती है, प्रोस्पेक्टस छपवाती है, फिर विवरण ये वो होता है, इसको जारी किया जाता है। इसमें न्यूनतम धनराशि की मांग की जाती है प्रति अंश, और वो 5% के हिसाब से होती है, कम से कम 5% से कम नहीं होगी। दूसरा, अंशों को आवंटन करना। दूसरा, अंशों को यह आवंटित भी कर दिया जाए। आवंटन का मतलब है जिस व्यक्ति ने जितने अंश खरीदने के लिए आवेदन किया था उसको उतने अंश आवंटित, यानी उसको अंश दे दिए जाएं। ऐसा आवंटन करना, अलॉटमेंट करना
बोलते हैं। तो अंशों का आवंटन होने की तिथि से 1 माह के अंदर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास आवंटन का विवरण भेजना पड़ता है। इसके साथ ही कंपनी के संचालक या सचिव द्वारा एक घोषणा पत्र भी भेजा जाता है, जिसमें निम्न बातों का उल्लेख होता है। क्या होगा वो इसमें उल्लेख देखें। नंबर 1, न्यूनतम प्रार्थित पूंजी की राशि के बराबर अंशों का आवंटन कर दिया गया है और उन पर कम से कम 5% के बराबर धनराशि आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हो गई है। नंबर 2 है, संचालकों ने अपने योग्यता अंशों पर आवेदन एवं आवंटन राशि का भुगतान कर दिया है। नंबर 3 है, प्रविवरण की अनुपस्थिति में स्थापन प्रविवरण फाइल कर दिया गया है। नंबर 4 है, किसी संचालक या सचिव द्वारा यह घोषणा कि सभी वैधानिक कार्यवाहियां पूरी कर दी गई हैं। अब इसके बाद बात आती है न्यूनतम प्रार्थित पूंजी। तो न्यूनतम प्रार्थित पूंजी की बात इसके बारे में अभी बता दिया गया था। न्यूनतम अभिधान राशि या पूंजी से आशय निर्गमित पूंजी के उस भाग से है जिसकी प्राप्ति के बिना कोई भी कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। न्यूनतम अभिधान राशि का कंपनी के प्रविवरण में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है, अन्यथा समस्त निर्गमित पूंजी ही न्यूनतम प्रार्थित पूंजी मानी जाएगी। कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम प्रार्थित पूंजी निम्न कार्यों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। कौन कौन से कार्यों के लिए ये पूरी रहनी चाहिए। प्रारंभिक व्ययों के भुगतान के लिए, क्रय की गई संपत्ति अथवा क्रय की जाने वाली संपत्ति का मूल्य चुकाने के लिए, अंशों के निर्गमन व्यय अथवा कमीशन का भुगतान करने के लिए, यदि उपरोक्त कार्यों के लिए कोई ऋण लिया गया है तो उसके भुगतान के लिए, कार्यशील पूंजी के लिए, अन्य किसी आवश्यक व्यय के लिए। दूसरा, प्रारंभिक व्यय। यहाँ पर बात आई थी सबसे पहले कि प्रारंभिक व्ययों के भुगतान के लिए, ये बात यहाँ पर आई थी। इसी की अब यहाँ पर पूरा विस्तार पूर्वक है। तो कंपनी के समामेलन के संबंध में किए गए आवश्यक खर्चों को प्रारंभिक व्यय कहते हैं। इन्हें परिवर्तन व्यय या निर्माण व्यय भी कहा जाता है। कौन कौन से ये खर्च हो सकते हैं। पहला यहाँ पर देखें, नंबर 1, कंपनी के पंजीकरण के लिए विभिन्न प्रलेखों को तैयार करवाने तथा इन्हें छपवाने का व्यय। रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल किए जाने वाले प्रलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन की फीस। नंबर 3, कंपनी की अधिकृत पूंजी पर स्टाम्प ड्यूटी, फिर विवरण को तैयार कराने, मुद्रित कराने तथा निर्गमित कराने संबंधी व्यय। अभिगोपकों को दिया गया कमीशन, कंपनी के आवेदन पत्र, अंश प्रमाण पत्र, वहियां, वैधानिक पुस्तकें, सार्वभौम मुद्रा, आवश्यक प्रपत्र आदि तैयार करने पर व्यय। यदि कोई संपत्ति क्रय की गई है अथवा क्रय की जानी है तो उसके मूल्यांकन पर किया गया व्यय। यदि किसी चालू व्यवसाय को क्रय किया गया है तो उस व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्व के मूल्यांकन पर किए गए व्यय। ये सब हमारे पास प्रारंभिक व्यय के उदाहरण हैं। प्रारंभिक व्यय पूंजीगत व्यय माने जाते हैं। इन्हें किसी पूंजीगत लाभ जैसे अंश प्रीमियम द्वारा अथवा कुछ वर्षों के लिए लाभ हानि खाते से अपलिखित करते हैं। जब तक प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित नहीं कर दिया जाता तब तक इनका शेष आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध व्यय शीर्षक में दिखाया जाता है। चौथा पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट ये हमारा होता है व्यवसाय को प्रारंभ करना। ये चौथा चरण है। तो कंपनी को प्रारंभिक अवस्था में कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, उसके बाद कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त होती है। वो शर्त क्या है। पहला, नंबर 1, विवरण पत्रिका में वर्णित न्यूनतम प्रार्थित राशि या पूंजी के लिए जनता से आवेदन प्राप्त हो चुके हों, उनका आवंटन कर दिया गया हो। यानी आवंटन जिसने जितने के लिए आवेदन किया है उसको आवंटन उतने अंश दे दिए गए हैं। कंपनी के नंबर 2, कंपनी के प्रत्येक संचालक ने अपने योग्यता अंशों जिनको उसने क्रय कर लिया था अथवा क्रय करने का अनुबंध किया था उस पर उतनी धनराशि नगद दे दी हो जितनी जनता ने आवेदन पत्र तथा आवंटन पर दी है। नंबर 3, कंपनी के संचालक अथवा सचिव ने रजिस्ट्रार के पास निर्धारित ढंग से एक लिखित घोषणा की उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति हो चुकी है प्रस्तुत कर दी हो। यदि कंपनी के विवरण पत्रिका प्रकाशित करके
जनता को अंशक्रिया करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, तो उसके स्थान पर विवरण पत्रिका, जिसमें वे सब सूचनाएं होती हैं जो विवरण पत्रिका होती है, रजिस्ट्रार के पास भेज दी हो, तब व्यवसाय को प्रारंभ किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपने इस पूरी थ्योरी को समझा। इसको आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं और ये पूरी विधिवत है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार।